हेलो डियर्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल राहुल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अब बता दें कि हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरा कवर कर लिया, उससे केवल ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। तो यदि आप चैप्टर 1 का नहीं देखे वीडियो, चैप्टर 1 जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को यार दोस्त लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और साथ ही साथ इस वीडियो में बताएंगे कि जो पीडीएफ देख रहे हैं इसका नोट्स, ये नोट्स जो है फ्री में कहाँ आपको मिलेगा। तो बता दे रहा था कि नोट्स इसका फ्री में मिल जाएगा, आपको बताएंगे वीडियो को अंत में। ओके, देखिए इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हो गया अम्ल, एक क्या हो गया क्षारक, और तीसरा क्या होगा लवण। ये तीन चीज़ों में दो मुख्य चीज़ है, एक अम्ल एक क्षारक, एक अम्ल एक क्षारक। ये लवण तो बहुत आसान चीज़ है, ये सब कुछ जानते हैं, जान भी जाएंगे, बहुत ईजी है। देखिए अम्ल, अम्ल का इंग्लिश जो होता है एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, एसिड। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। जो अम्ल है ये इनका इंग्लिश क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड से जो उत्पत्ति हुई है एसिडस से हुई है, एसिडस से। और एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा होता है, अम्ल कहते हैं। जैसे में खट्टा पदार्थ क्या है? इमली हो गया, आपका नींबू हो गया, नारंगी हो गया, सब के सब क्या होता है? खट्टा पदार्थ है। ओके, तो ये सब के सब क्या होता है? अम्ल होते हैं। देखिए अम्ल के कुछ गुण होते हैं। अम्ल के गुण समझते हैं ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उसकी अच्छाई कुछ बुराई। तो इसके अंदर कुछ गुण है। इसका पहला गुण क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा बात, ये लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है? तो एक पत्ता होता है, लाइकेन नामक पौधों से निकाला जाता है। वो किस पौधे का? तो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। और इसमें हम अम्ल को डालेंगे तो उसका जो लाल रहेगा, नीले से क्या लाल हो जाएगा? नीले से कैसा हो जाता है? लाल होता है। यदि कोई पत्ता वो नीले रंग का है, उस पर हमने क्या किया? तो उस पर 2-4 बूंद क्या डाल दिया? तो उस पर क्या डाल दिया हमने? अम्ल डाल दिया, तो उसका पत्ता जो है वो कैसा हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। वो हम लोग कैसे दिखने लगेगा? लाल दिखने लगेगा। यही है अम्ल। उसके अलावा ये जल में विद्युत, अब हाँ, इनका जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना। अगला मतलब कि बात यह बोला है कि यदि अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जलीय विलयन, मतलब कि इनके जलीय विलयन जो होते हैं, इनके जो विलयन होते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। अगले इसका अम्ल का रासायनिक गुण क्या है? तो देखो अम्ल का रासायनिक गुण क्या है कि धातु इसमें अभिक्रिया करके H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकालता है। उसके अलावा धातु कार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निष्कासित करता है। जो ये अम्ल है, इस धातु के साथ इनका हम क्या करते हैं? अभिक्रिया कराएं तो यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबको बाहर निकालेगा। उसके अलावा कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। एक चीज़ में और छूट गया है कि यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। कौन सा? H+ आयन देता है। कौन जी? तो अम्ल। कौन सा? H+ आपका आयन देता है। ठीक है, जो अम्ल होते हैं जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अगला कुछ देखो अम्ल की कुछ प्राकृतिक स्रोत, जैसे हमने बताया कि नींबू हो गया, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि टमाटर हो गया, तो ये सब के सब प्राकृतिक स्रोत हैं। तो हम ये भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? साइट्रिक अम्ल। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल में कौन सा कह देगा इन पदार्थों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कह देगा नींबू में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सारे के सारे पढ़ लेते हैं। नींबू में कौन सा? साइट्रिक अम्ल, टमाटर में सोडिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल, और इमली में कौन सा? टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा और भी आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। सेब में कौन सा? तो मौलिक अम्ल। ये सब के सब आपको है। इसके अलावा और भी हैं, यदि आप NCERT बुक उठाएंगे या कोई भी बुक, तो उसमें दिया गया टोटल चार्ट बना करके। तो इतना इंपॉर्टेंट था, 5-6 हमने 5-6 ले लिया, या जरूर याद कर लीजिएगा कि नींबू में कौन सा? साइट्रिक, टमाटर में एस्कॉर्बिक, अंगूर में टार्टरिक, सिरका में एसिटिक, दूध में लैक्टिक, और इमली में टार्टरिक, सेब में कौन सा? मौलिक। अगला क्वेश्चन कि अम्लों के प्रकार। देखिए अम्ल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं।
प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और सांद्र अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, इसका भी जानते हैं। एक तनु अम्ल भी होता है, तनु अम्ल 4 मानेंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित में जो पूर्णतः जल में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में जल में पूर्णतः आयनित हुए तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। और साथ ही साथ और बता दें कि इनके जरा सूत्र याद करना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, HCl। नाइट्रिक क्या होता है, NaCNO3। ये सारे सूत्र जो आप याद करना दोस्तों। ठीक है, तो प्रबल अम्ल बोलते हैं वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः घुल मिल जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रबल अम्ल। ये जल में प्रबल अम्लों में प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन त्याग कर उच्च क्षमता ई छोटा। हम आगे से दुर्बल अम्ल में, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक में कि थोड़ा बहुत क्या होता है, घुलते मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित न होकर के आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये क्यों नहीं है, ओ है CH3COOH। उसके फॉर्मिक अम्ल HCOOH, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये सब के सभी जो भी हैं ये सब दुर्बल अम्ल है। अरे सांद्र अम्ल क्या होता है, तो जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होता है उसे हम, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। मतलब कि देखो कोई भी जो अम्ल होता है 100% कुछ मतलब कि अम्ल नहीं होता है। ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कंटेनर है, इसमें क्या होंगे, इसमें कुछ क्या होंगे, पूरे अम्ल भरे हैं। तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें जल की मात्रा क्या हो, अल्प हो, कम हो, उससे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें जल की मात्रा क्या हो, कम हो, और अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल क्या होते हैं, जिसमें देखो इसमें क्या होता है, तो अम्ल की मात्रा जो है कम रहेगी जबकि जल की मात्रा क्या रहेगी, तो अधिक रहेगी। जल इसमें अधिक होता है और तनु में जो होता है अम्ल कम होता है। तनु मतलब कम, मतलब कि तनु अम्ल मतलब कि कम अम्ल रहेगा, जल का रहेगा अधिक रहेगा। तो बोल सकते हैं कि वे अम्ल जिनमें अम्ल क्या हो, कम मात्रा में जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, इसे हम तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया यहाँ पर अम्ल। अब आते हैं, इसे पढ़ना है क्षारक, बेस हमें क्षारक पढ़नी है। क्षारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। जो उसमें क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, उसमें क्षारक कहते हैं। या जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे मतलब गाज वाला बात जो है, या कड़वाहट टाइप लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो क्षारक के भी कुछ गुण है भाई, यह स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और यह क्या करते हैं, तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। जो अम्ल होता है वो नीला को लाल करता है, नीला को कैसे करता है, लाल करता है। जबकि ये जो है, ये क्षारक जो है लाल को कैसे करते हैं, नीला कर देते हैं। और साथ ही साथ जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। OH सिंगल बॉन्ड को माइनस बोलते हैं, कुछ लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, कुछ लोग माइनस बोलते हैं। माइनस समझेंगे, इनका जलीय विलयन क्या होता है, OH- देता है। अर्थात बोल सकते हैं कि जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ठीक है, इसमें देखो और बात है कि क्षारक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। क्षारक जो होता है यह विद्युत का कुचालक होता है, जबकि जो अम्ल होता है वो विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ रासायनिक गुण है। क्षारक धातु संक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और क्षारक अम्लीय अक्सर की संक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है। जो क्षारक हैं, जो क्षार अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ये तो देखो, ये जो भी है बात, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगला क्वेश्चन देखो, सूचक क्या होते हैं। देखो सूचक होते हैं कि जो सूचना हमें देने का काम करते हैं। जैसे कि इंडिकेटर, गाड़ी में देखिए इंडिकेटर, यदि गाड़ी में इंडिकेटर बाएं तरफ बढ़ रहा है, ये मानते हमारा क्या हो, गाड़ी हो गया। और गाड़ी के हमारा ये बाएं तरफ इंडिकेटर है और ये क्या है, दाएं तरफ। यदि हम इधर बार रहे हैं तो यानी हम इधर जाने वाले हैं,
यदि हम इंडिकेटर इधर बार इधर जाने वाले हैं तो सूचना जो ये सूचक देता है, जो सूचक होते हैं ये सूचना देते हैं कि यह जो है पदार्थ वो कैसा होते हैं। ठीक है, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, इसे हम सूचक कहते हैं। तो सूचक बोल सकते हैं कि सूचक क्या है, तो सूचक एक सूचना देने का कार्य करने वाला है। यहाँ पर दिया गया सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय, क्षारक की उपस्थिति दर्शाने इनका रंग, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, इसे हम सूचक कहते हैं। ओके, सूचक जो होते हैं, सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के दौरान पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक क्या है? सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की या उदासीन होने की सूचना देते हैं। सूचक जो होते हैं, हम लोग सूचक की प्रकार की बात करेंगे तो ऐसे तो बताया गया कि संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार कुछ इस प्रकार के हैं। पहला हम लोग प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है कि वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। या वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक या संसूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल का रस इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक सबसे पहले हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? तो लिटमस। ये लिटमस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो हमको मेन पढ़ना है इस चैप्टर में। लिटमस शुरू में हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं लाल में तो नीला करते हैं। लिटमस होता क्या है? देखिए लिटमस क्या है? लिटमस एक लाइकेन नामक पौधों से निकला हुआ क्या है ये बता, यहाँ पर लिखा गया है कि लिटमस जो है अम्ल तथा क्षारक को पहचानने के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। अभी हमने क्या बताया कि इसी पर पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है आधारित है, लिटमस पर, जो अम्ल क्षारक की बात करेगा। लिटमस पत्र के द्वारा ही हम अम्ल क्षारक की पहचान कर लेंगे, अम्ल और क्षारक की पहचान। तो वही बताया लिटमस जो है, जो लिटमस होते हैं लाइकेन शैवाल से प्राप्त, जो देखो जो लिटमस होते हैं ये लाइकेन, देखो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, याद करना कि जो लिटमस होते हैं ये थैलाफाइटा समूह के लाइकेन शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या है? तो लिटमस का ही क्या पत्ता होता है। लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज पट्टियों को हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, एक होता है नीला, एक कैसा होता है? लाल। एक होता है नीला, कैसा होता है? लाल होता है। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, पहला होता है नीला, दूसरा कैसा होता है? लाल। अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल को नीला कर देता है। ये बात ध्यान देना है, अम्ल नीले लिटमस पत्र से लाल कर देगा, जबकि क्षार लाल को नीला कर देता है। बात समझ गई? लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस विलयन के रूप में, लिटमस जो होता है वो विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, और इन कागज पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। या बोल सकते हैं लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र थैलाफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधों से बना एक पत्र होता है, इसे हम लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, पहला होता है कैसा? नीला होता है, दूसरा कैसा होता है? लाल होता है। नीले जो होते हैं वो नीले को लाल कर देंगे, और जो लाल को नीला कर देगा उसे हम कहते हैं क्षारक कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा देखो, दूसरा जो सूचक हमारा क्या है? हल्दी। हल्दी भी क्या है? अन्य प्रकार की प्राकृतिक सूचक है। यह पीले रंग की होता है। कई बार देखा गया कि जब सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है तो ये साबुन से धोते हैं तो उसके दाग धब्बे को भूरा कर देता है। आप देखे होंगे, यदि नहीं देखेंगे तो क्या करिएगा? कपड़ा खराब कीजिएगा, उस पर क्या करिएगा? हल्दी लगा दीजिएगा। उस पर आप हल्दी लगा दीजिएगा, और उस पर हल्दी लगाने के बाद आप क्या करिएगा? उसको देखिएगा, साबुन से धोइएगा। तो उसको जब साबुन से धोएंगे तो वो क्या है? वो साफ़ नहीं होगा। यदि साफ़ हो गया तो कुछ साफ़ होता है, कुछ साफ़ नहीं होता है। उस पर क्या होता है? तो भूरा भूरा कलर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पूरा भूरा और लाल रंग का हो जाता है। तो यही क्या है? प्राकृतिक संसूचक है। बात समझ आ गया? क्योंकि देखो, क्योंकि जो ये हल्दी होता है वो पीले रंग का होता है, उस पर हम जो साबुन लगाते हैं, जो हम लोग उस पर सरफ लगाते हैं, तो वो क्या होता है? वो क्षारक होता है। और ये दोनों आपस में विक्रिया करते हैं, जिससे पता चलता है कि ना यह भी क्या सूचक हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के साथ हल्दी का कोई परिवर्तन नहीं होता। जाहिर सी बात है, अम्ल सुनो, यदि अम्ल और हल्दी को हम मिलाएंगे, ये मान लो कि इसमें अम्ल पूरा भरा है, इसमें क्या पूरा अम्ल भरा है, इसमें हमने हल्दी डाल दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए यदि आपके कपड़े पर कोई भी दाग धब्बे लगते हैं तो बताया जाता है कि इसे आप क्या करें, तो नींबू के रस से छुटकाएं, क्योंकि उसका रंग उससे क्या होता है, छूट जाता है आसानी से, जबकि क्षारक से नहीं छूट पाता है। बात समझ आ गई होगी। या देखे होंगे जो धोबी होता है उसमें क्या करता है, उसको नींबू के रस से गार के उसको छुटकाने का काम करता है, या और भी एसिड बहुत सारे होते हैं उससे छुटकाने का काम करता है। अगला हम लोग के संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होता है, वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं परंतु ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए गए होते हैं। वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते, प्राकृतिक संसूचक नहीं है, क्या है, ये बनाए गए हैं, ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनेथोफिलिन। कौन कौन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मेथिल ऑरेंज क्या है, तो एक संश्लेषित सूचक है। फिनोल फेथिलिन क्या है, तो भी एक संश्लेषित सूचक है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना दोनों का दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पूछेगा कि अगर मेथिल ऑरेंज क्या है तो एक संश्लेषित सूचक है, जबकि पूछेगा फिनोल फेथिलिन क्या है तो ये संश्लेषित सूचक है। उसके अलावा पढ़ते हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग जो होता है अम्ल में क्षारक की जाँच करने के, क्योंकि सूचक है, हम जाँच तो करेंगे ही, अम्ल सूचक का काम क्या है, उसको जाँच करना कि अम्ल है या क्षारक है। उसके बाद है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वे सूचक जो गंध से सूचना देते हैं अम्ल है या क्षारक कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय के माध्यम से बदल जाती है, और ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक, जैसे प्याज और लौंग का तेल, प्याज और लौंग का तेल। बस समझ आ गया। ये प्याज जो होते हैं ये गंध से ही पता चलता है क्या है, और जो लौंग के तेल होते भी गंध से ही पता चलता है क्या है, एक अम्ल है, ये भी क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, तो ये होते गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है, कोई पूछे गंधीय सूचक क्या है, तो बोलें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गंध से सूचना देते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। ओके। सार्वत्रिक सूचक क्या है, सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना वह मिश्रण जो विभिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं कि वह क्षारक है या अम्ल है। देखो, अब सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं ये विभिन्न रसायनों का बना वह मिश्रण होता है जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं कि वह क्षारक है या अम्ल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लवण। लवण क्या होते हैं, तो देखो लवण जो होते हैं ये धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करते एक यौगिक बनते, इसे हम लोग लवण कहते हैं। देखो हमारे यहाँ लवण क्या है, लवण जो होता है, देखो लवण क्या होता है, लवण धातु एवं अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है तो एक यौगिक बनता है। जब धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है तो एक लवण बनता है, जिसे हम लोग जिसे हम क्या कहते हैं, एक यौगिक बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं लवण कहते हैं। ये जो होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं और साथ ही साथ या उदासीन हो। जो लवण होते हैं ये न तो अम्ल होता है न क्षारक होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। और साथ ही साथ एक बात बता देते हैं, जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक समझते हैं, इसमें आसानी से विद्युत दर प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है ना, तो लवण में विद्युत दर क्या होता है, सुचालक होता है विद्युत का। देखिए पॉप टेस्ट क्या है, देखिए पॉप टेस्ट क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस में निहित प्रणाली के पास जब एक जलती मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो जो पॉप टेस्ट होते हैं ये पॉप टेस्ट हाइड्रोजन गैस में निहित प्रणाली, मतलब हाइड्रोजन गैस से जो मान लेते हैं कि एक प्रणाली है, हमने एक प्रणाली समझते हैं कुछ, ये प्रणाली जो हालांकि इस प्रकार का होता है, हमने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन गैस डाल लिए और इसको मोमबत्ती के पास, जब जलती मोमबत्ती के पास लाएंगे तो इसमें से जब जलती मोमबत्ती के पास इसको रखेंगे, यानी समझ लो कि यहाँ से मोमबत्ती जल रहा है, ऐसे यहाँ से नीचे से मोमबत्ती जल रहा है, इसके पास इसको रखेंगे तो इसमें से आवाज़ आएगा, थोड़ा सा पॉप पॉप, मतलब थोड़ा सा टॉन अजीब तरह का आवाज़ आता है, इसी को उनको पॉप टेस्ट कहते हैं। ओके, आगे फिर बढ़ते हैं। सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। कह रहे कि अम्ल एवं क्षारक की धातु से विक्रिया होती है तो क्या होता है। यदि जो अम्ल है वो धातु से विक्रिया करता है तो क्या बनता है, और क्षारक धातु से विक्रिया करता है तो क्या बनता है। देखो अम्ल और धातु से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण एवं हाइड्रोजन गैस।
लवण एवं हाइड्रोजन गैस। लवण एवं, जैसे हमने यहाँ देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, जिससे कि हमने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ से जिंक धातु लिए, तो क्या बन गया, ZnCl बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया, जिंक क्लोराइड, अब प्लस में क्या हो गया H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस बना। तो यदि आपसे पूछेगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस। दूसरा पूछता ही है कि क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये भी वही बनाते हैं। यदि धातु क्षारक से अभिक्रिया करेंगे तो भी क्या करेंगे, लवण एवं हाइड्रोजन गैस से बनाएंगे। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हमने ले लिया, तो क्या बन गया, Na2ZNO, Na2 जो प्लस में क्या हो जाएगा हम लोग का H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ये लवण हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हो गया। जब से कोई पूछेगा कि बताइए कि क्षारक के साथ धातु अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, तो लवण में हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अब आते हैं उदासीन क्या है। देखो ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले पत्र के रंग के अपवर्तित नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, उदासीन कहते हैं। उदासीन के जो pH मान होता है, इसका pH मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, याद करना। उदासीन के अंदर क्या होता है, pH में कितना होता है, 7 होता है। जैसे हम बोल देंगे कि इसमें वर्षा का जल और भी एक दो हो सकते हैं, तो उदासीन क्या होते हैं, तो ये उदासीन रहते हैं। ये एक ऐसे पदार्थ है, ये न तो लाल न तो नीले लिटमस पत्र किसी प्रकार का सूचना नहीं देते हैं। बात समझ गया। ये क्या है, तो ये देखो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे उदासीन कहते हैं। और साथ बता दें कि यह ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय होते हैं। जैसे में नमक, नौशेदार, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब के सब क्या है, उदासीन होते हैं। ओके, अगला हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब अम्ल द्वारा को क्या कहते हैं, अगला हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया। अम्ल यदि धात्विक ऑक्साइड में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण एवं जल बनते हैं। याद करना, लवण एवं जल बनेंगे। यदि धात्विक ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण एवं जल। जैसे प्लस का ले लिए क्या चाहिए NCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम H2N बना, ये हम लोग क्या है, लवण है, ये हम क्या है, जल। तो हाइड्रोजन क्या बनता है, हम लोग लवण में जल। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब देखो जरा से हम क्षारक की समानता, असमानता या समानता। देखो सभी अम्ल N प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्या OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हमने नोट रूप में डालेंगे कि जो सभी अम्ल होते हैं H प्लस आयन देते हैं, जबकि सभी क्षारक OH माइनस आयन देते हैं। ओके, अब देखो इनका अंतर क्या है। देखो दोनों में अंतर क्या है कि जल अम्ल में या क्षारक में गिराने पर आयन की सांद्रता H3O माइनस या H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। कहते हैं तनुकरण। एवं अम्ल या क्षारक संतुलित हो जाते हैं। कह रखा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। यदि जल में अम्ल और क्षारक को मिलाया जाए
यदि जल में अम्ल क्षारक को मिलाया जाए तो क्या होते हैं, H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। ओके, अगला हम लोग क्या है, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता के द्वारा H+ या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लिया गया। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है बताइए, बहुत बढ़िया। पीएच स्केल एक स्केल है। पीएच स्केल एक क्या है, स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस की असंगतता को ज्ञात करने के लिए इसे विकसित किया गया है। तो बोल देंगे किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। पीएच स्केल इसका परिभाषा हो गया, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल में P का अर्थ होता है पुषांश। देखो P का 2-3 अर्थ होता है, एक होता है पुषांश हो गया, पोटेंस हो गया, और एक होता है क्या चीज, पावर। क्या होता है, पावर। एक होता है पावर। अगर अपनी भाषा में समझे तो पीएच का अर्थ होता है पावर, और एच का क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग बोल देंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। किसी भी जल में हाइड्रोजन की शक्ति ज्ञात करने के लिए एक स्केल होता है, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। विद्यार्थी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, पुषांश होता है या पोटेंस होता है। क्या होता है, पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति, या अपनी भाषा में बात करें तो पी का मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। और एच मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन। और देखो यहाँ पर हमने एक आपको बता दे बात, देखो हमें स्केल से पता कैसे चलता है। ये हमारा स्केल है, यहाँ पर हमारा 7 है, यहाँ पर 7 अधिक है, इधर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। कितना है, 1 तक है। इधर कितना है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 13 15 तक है, 15 तक है। तो देखो ये इसमें बात हम लोग के लिए कि यदि हमारा 7 आ जाए एकदम स्केल, हमने स्केल डाला कि जो स्केल है वो कहाँ पर जाएगा, तो 7 पर। तो ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उदासीन। यदि 7 से कम आ गया, 7 से क्या आ गया, हमारा कम आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, अम्ल। क्या हो जाएंगे, अम्ल। यहीं से हम लोग को 7 से क्या हो जाएगा, अधिक आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्षारक। क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। तो बात समझ क्या बोल सकते हैं, 7 से कम हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन क्षारक, इनमें से कौन क्षारक है, 1 2 3 8 बताइए। तो वहाँ 8 कौन रहेंगे, 8, क्योंकि जिनके साथ अधिक होते हैं क्षारक कहते हैं। तो यहाँ वही बात लिखी है कि देखो उदासीन का कितना होता है, 7 होता है पीएच, और अम्लीय क्या होता है, 7 से कम होता है, और क्षारीय का 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। ओके, अगला हम लोग समझें, कुछ एग्जाम में आता है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देखो दैनिक जीवन में पीएच स्केल का बहुत ही महत्व है। पहला हम लोग को महत्व है कि पौधे एवं पशु के पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, हमारे जो पीएच मान होता है, जो पीएच परास होता है कितना होता है, 7 से 7.8। 7 से 7.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे शरीर के जो पीएच परास होता है, जो रेंज होता है कितना, 7 से 7.8 होता है। वहीं बात करें हम लोग मिट्टी का, पीएच इसमें उसका महत्वपूर्ण है कि दैनिक जीवन में पीएच क्या महत्व है। तो देखो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्व है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मिट्टी बताइए, क्वेश्चन आएगा बताइए कि मिट्टी में पीएच का क्या महत्व है। तो बोल देंगे कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी पीएच कम या अधिक होती है तो किसान उसकी आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ मिलाते हैं। इससे आप लोग कहीं देखते होंगे कि कहीं कहीं जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अम्लीय हो जाती है, उसमें काफ़ी क्षारकीय पदार्थ, उसमें खाद वगैरह दिया जाता है, जिससे फसल क्या होता है, अच्छा उत्पन्न होती है। और कहीं कहीं देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्षारकीय पदार्थ हो गया, तो वहाँ पर उसको अम्लीय किया जाता है, वहाँ पर भी उसको क्या है, अम्लीय किया जाता है। तो यही मिट्टी में भी पीएच, हमारे पाचन तंत्र में पीएच क्या होती है, तो
हमारा जो उदर होता है, जो हमारा पेट होता है, उसमें एक अम्ल पाया है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। हमारे शरीर में कौन सा कहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। बात करेंगे आगे हम लोग। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग पीएच परिवर्तन करना, दांत का क्षय होना। जैसे लोग देखते हैं किसी के दांत जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, वो गंदा टाइप होने लगते हैं। यदि मुंह का जो पीएच 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो मुंह होते हैं हमारे मुंह में भी कौन सा अम्ल है? मुंह में कोई ना कोई अम्ल है, और यदि उसका अम्ल जो पीएच मान है वो 5.5 से क्या होने लगे, कम होने लगते हैं, तो उसमें दांत में क्या चीज़ क्षय होने लगता है, मतलब कि गंदा होने लगता है। और इसी को साफ़ करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो इसको साफ़ करने हम लोग कोलगेट ऑयल का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? उसमें क्या कोलगेट में क्या होता है? तब कोलगेट हम लोग के पाए थे क्या चीज़? क्षारक होते हैं, और कुछ नहीं, क्षारक नहीं, क्षारक, हाँ क्षारक क्यों होंगे, क्षारक क्या होंगे। या हम और बातें करें कि दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का, जो दांत होते हैं किससे बनाते हैं? कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं, जो बनाते हैं। और यह जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संचारित होता है। क्या होता है? संचारित हो जाता है। और हम लोग बात करते हैं जरा सा, अगला टॉपिक क्या है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या कम हो गया तो वह जो वर्षा कहलाएगी अम्लीय वर्षा कहलाएगी। हालांकि वर्षा के जल जो होते हैं यह उदासीन होते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। लेकिन कभी कभी ये भी होती हैं उनका पीएच मान, उनके जो जल का, जो वर्षा के जल है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए उसे ठोस बुझे हुए चूने पर 373 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरीन गैस के प्रवाहित किया जाता है, और प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इससे हम लोग ये बनाना हो गया हम लोगों का। हालांकि देखो केमिस्ट्री एक बहुत ही क्या बोले, केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ते तो अभी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल से बहुत समय बाद करते हैं, बहुत समय बाद। अब इसके पूछ दे एग्जाम में आपसे कि विरंजक चूर्ण किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो किस विधि द्वारा? तो हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने पढ़ा कि ठोस बुझे हुए चूना, ठोस बुझे हुए सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस। और इसमें मैंने क्या किया? तो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ हमने क्लोरीन गैस यहाँ Cl2 ले लिया। तो हम अब इसको कितना तापमान देंगे? तो इसको तापमान 373 के तापमान दे दिए। इसको हमने डेल्टा गर्म किए, तो गर्म किए तो क्या बन गया? CaOCl2 और प्लस हमारा क्या बन गया? H2O बन गया, यानी कि जल बन गया। तो ये आपका इसका अभिक्रिया हो गया। इसका अभिक्रिया आपके एग्जाम में लिखना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, सिंपल बात, 1 नंबर कट जाएगा। अभिक्रिया 1 नंबर हो गया, तो जो कह रखा है उसका अभिक्रिया आपको यहाँ पर लिखना है। अब इससे समझेंगे इसका उपयोग कहाँ, इसका गुणधर्म क्या है, इसका उपयोग क्या है। इसका जो गुणधर्म होता है ये देखो, इसका गुणधर्म हम लिखे थे। पहला गुणधर्म है क्या? हल्का पीले लिए सफ़ेद चूर्ण होता है जो क्लोरीन गैस जैसी गंध देता है। यह अस्थायी यौगिक होते हैं, अर्थात यह वायुमंडलीय नमी और कार्बन डाइऑक्साइड अपघटित हो जाते हैं। उसके लिए इस वायु में खुला छोड़ देने पर यह क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है।
और यह तनु अम्लों से विक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। क्या होता है? क्लोरीन गैस बनाता है। उसके साथ बातें करेंगे हम इसका, तो इसका उपयोग कितने, इसका उपयोग भी काफ़ी निम्नलिखित है। इसका उपयोग लॉन्ड्री के रूप में, विरंजक के लिए कहते हैं, इसे साफ करने के लिए। दूसरा, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग इससे क्या है? तो कागज कपड़ा के विरंजक, मतलब कागज कपड़ा को साफ करने में किया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे तो रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। किसमें? रासायनिक उद्योगों में उपजाऊ के रूप में किया जाता है। अगला आता है बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं खाने वाले सोडा। कहते हैं खाने वाले सोडा। खाने वाले सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? खाने वाले सोडा का उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे बनता है, इससे बन सकते हैं। देखो, खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaCO3। यह सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। इसे सॉल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। इसे कैसे? तो सॉल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बनाने की जो विधि है वो विधि ये है कि कच्चे पदार्थ NH3, और CO2 में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। कौन कौन से? तो कच्चे पदार्थ NH3 और H2O और CO2, तीन पदार्थों को सोडियम के साथ उपयोग कर इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाया जाता है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर तीन पदार्थ लिए हैं, सोडियम क्लोराइड और H2O, CO2, NH3, और हमने यहाँ पर क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड बन गया, NaH3 अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये इसका क्या होगा? अभिक्रिया हो गई। अब अगले हम इसका गुणधर्म पढ़ने देने। गुणधर्म भी निम्नलिखित है। पहला गुणधर्म क्या है? यह रवदार एवं ठोस पदार्थ होते हैं। यह जल में कम घुलनशील होते हैं। इसका pH मान 7 से अधिक हो जाने की क्षारकीय होता है। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। जब 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारकीय होगा। उसके अलावा बोल देंगे जलीय विलयन का क्षारीय होता है। क्या होता है? इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसके उपयोग की बात करेंगे तो खाना पकाने में किया जाता है, पाचक चूर्ण में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला के प्रतिकारक के रूप में, शराब में किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आता है कि कह देगा कि खाने वाले सोडा के इनको उपयोग लिखें, तो फटाफट लिख देंगे आराम से। ठीक है, और हम लोग आते हैं धोने वाले सोडा। कौन सा? धोने वाले सोडा, इसको हम धोवन सोडा कहते हैं। धोवन सोडा क्या है? इसके बनाने की विधि, गुणधर्म, इसका उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का एग्जाम में आएगा ये 4 प्रश्न। एक और भी इसका हम लोग पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि धोने वाला सोडा क्या है, इसके बनाने की विधि, गुणधर्म तथा इसका उपयोग लिखें। देखो, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जिसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। इसके प्रत्येक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। जब इसे वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो जल के 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चल जाते हैं और सफ़ेद पाउडर में बदल जाते हैं। और इसे किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो इसे अमोनियम सोडा विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और बनाने की विधि में क्या है हम लोग की? विधि तो इनका नाम हो गया। बनाने की विधि कैसी है? तो बेकिंग सोडा NaCO3 को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम। जब NaCO3 को हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग क्या बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पर NaCO3 को हमने गर्म किया तो हमारा क्या बन गया? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए? प्लस हाइड्रोजन जल H2O और प्लस क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाँ, और यदि इसे हम पुनः क्रिस्टलीकृत करेंगे, यदि क्रिस्टलीकृत करेंगे पुनः इसको हम दोबारा इस अवस्था में लाना चाहेंगे तो आराम से आ सकता है। जब पुनः इस अवस्था में लाएंगे तो हम लोग क्या धोवन सोडा प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने अब दिखाया गया है, इसको पुनः क्रिस्टलीकृत किया गया, मतलब कि पुनः इसको दोबारा गर्म किया गया तो हम लोग क्या बन गया? धोवन सोडा बन गया। क्या बन गया? धोवन सोडा। अगला क्वेश्चन है गुणधर्म। इससे गुणधर्म क्या है? इससे गुणधर्म भी निम्नलिखित है। पहला गुणधर्म क्या है? जल में घुलनशील होते हैं। यह जल में क्या होता है? घुलनशील होते हैं। यह एक क्षारकीय लवण है। इसका जलीय घोल जो होते हैं लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देता है। और यह सफ़ेद पारदर्शी या रवादार पदार्थ भी है। कैसे हैं? सफ़ेद पारदर्शी और रवादार पदार्थ है। इसका उपयोग पढ़ लेंगे। यह जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में होता है।
कपड़ा को साफ करने में होता है, प्रयोगशाला के प्रतिकारक के रूप में होता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है, उसके अलावा घरेलू कार्यों को शुद्ध एवं अभिक्रमक के रूप में होता है। हालांकि देहात में एक इसका नाम है, देहात में इसको बोलते हैं धोवन सोडा। हम लोग क्या कहते हैं, सज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, सज्जी कहते हैं। तो देहात में धोवन सोडा को सज्जी भी कहा जाता है। एक जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। देखो 4 क्वेश्चन, चारों में से बहुत इंपॉर्टेंट चारों है, चारों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे बनाने की विधि, गुणधर्म, इसका उपयोग लिखें। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र CaSO4 × ½ होता है। इससे अर्धजल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो अर्धजल योजित सल्फेट कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर समझ में आ गया कि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, एक रासायनिक इनका जो नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है, जिसका सूत्र CaSO4 × ½ होता है। इसे अर्धजल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसके बनाने की विधि क्या है, तो जिप्सम लवण को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर आधा अणुओं का त्याग करने के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जैसे कि देखो हमने कैल्शियम सल्फेट ले लिया और यहाँ पर क्या चाहिए, हाइड्रोजन को 373 केल्विन तापमान पर गर्म किए हैं, तो हमारा क्या बन गया, तो CaSO4 × 10H2 और प्लस में ये देखो 3/2 H2O का क्या हो गया, त्याग हो गया। तो हम लोग क्या बन जाता है, यही हम लोग क्या है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका गुणधर्म क्या होता है, जैसे गुणधर्म में आएंगे, जैसे गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। पहला गुणधर्म में यह सफ़ेद चूर्ण होता है, दूसरा यह जल के साथ बहुत तेज से विक्रिया करता है, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस मोंटे मात्रे नामक पर्वत पाया जाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बात यह है हम लोग का कि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये मांट मात्रे नामक पर्वत में पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उपयोग बहुत बार आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आने वाला होगा। इसका उपयोग नहीं तो पहले क्या चाहिए, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह रखने के लिए, प्लास्टर करने में, खिड़कियों दरवाजे के छिद्रों को बंद करने में, खिलौने में अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, या दीवारों को चिकना करने में, इत्यादि चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा NCERT से कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे। NCERT प्रश्न क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। देखो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखो जो दही एवं खट्टे पदार्थ ये अम्ल होते हैं, ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और अम्ल धातुओं के साथ, मैंने पढ़े शुरू में कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे जो पदार्थ होते हैं खाने योग्य नहीं रह जाता है, और पदार्थ के साथ साथ बर्तन भी क्या होते हैं, संक्षारित हो जाते हैं। पदार्थ तो खराब हो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ बर्तन भी क्या हो जाएंगे, संक्षारित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है। भाई जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा कि अम्ल जल के साथ अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो क्षारक होते हैं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पर आता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्यों धातु का चालन करता है। तो अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में गलती लिख दिया है, यहाँ विद्युत नहीं है, धातु नहीं, विद्युत होगा, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत होगा। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है, किसका, आयनों का, और इसलिए अम्ल को जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, क्षारक एवं क्षार में अंतर। देखो क्षारक क्या होते हैं, सभी क्षारक घुलनशील नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। उसके अलावा सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार जो होते हैं क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि क्षारक एवं क्षार में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोगों ने लगभग इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से इस सेशन में पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। और हाँ, अब हम लोग ये दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर का क्या करेंगे, तो एक सेशन में इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तब तक सभी कोई को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं।
इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर पढ़ें। और हाँ, इसके नोट्स एवं PDF के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, वहाँ से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर आपको इसका नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, PDF के लिए ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। तब तक सभी को जय हिंद,